हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्सेज़ तो हम देख चुके हैं। अब इन जनरल लाज़मी नहीं कि हमारा सिस्टम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर हो। इनफैक्ट हमने देखा था कि एक सिस्टम का अगर उसको चाहें तो आप उसको इन्फिनिटली हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मॉडल कर सकते हैं बिकॉज़ इन जनरल अ सिस्टम लेट्स से उसके अंदर मल्टीपल डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं। उसका हर हर जो लेट्स से पार्टिकल है वो मूव कर सकता है। तो हम इसलिए यूजुअली कुछ सिंप्लीफाइड मॉडल्स बनाते हैं, बट स्टिल जो सिंप्लीफाइड मॉडल्स होते हैं लाजमी नहीं वो भी फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, स्पेशली जब हम कोई रिजिड बॉडी को मूव करते हैं इस तरह से। तो अगर फॉर एग्जांपल एक जिस तरह हमने पहले देखा था एक एयरप्लेन के अंदर दो मोड्स की हमने बात की थी, एक शॉर्ट पीरियड मोड की और एक फुगॉइड मोड की। तो अगर हम उन दोनों मोड्स को देखें, दोनों सेकंड ऑर्डर मोड हैं उसके लॉन्गिट्यूडनल फ्लाइट डायनामिक्स में। तो अगर हम उन दोनों मोड्स की वजह से जो फ्लाइट डायनामिक्स है उसकी इसको मॉडल करें तो इट बिकम्स लाइक ए फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम बन जाता है। तो फोर्थ ऑर्डर सिस्टम को कैसे एनालाइज करेंगे उसको अब हम थोड़ा सा देखते हैं। सो बेसिकली वी अज्यूम कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ फर्स्ट ऑर्डर टर्म हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर हो सकती है। सो इट इज़ एनीथिंग बियॉन्ड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, उसको हम हायर ऑर्डर कह देंगे। थर्ड ऑर्डर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर हो सकता है, लाइक दैट। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। इनमें एक चीज़ जो चलिए मैं टेक होम मैसेज आपको पहले ही बता देता हूँ, वो ये कि जो हायर ऑर्डर सिस्टम्स हैं, उनमें जो पोल ओरिजिन के करीब होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको हम कह देते हैं कि वो डोमिनेंट हैं। अब वो उनको हम डोमिनेट क्यों कहते हैं? वेल इसकी ये रीज़न है, आप देख लीजिए कि अगर हम रिस्पॉन्स प्लॉट करें अपने सिस्टम का, तो हम देखेंगे कि कुछ रिस्पॉन्स के अंदर जो टर्म्स होंगी वो ज़रा जल्दी डिके कर जाएंगी और कुछ टर्म्स होंगी जो ज़रा स्लोली डिके करेंगी। तो जो जल्दी डिके हो जाएंगी वो रिस्पॉन्स से गायब हो जाएंगी। तो अगर हम रिस्पॉन्स को प्लॉट करें तो रिस्पॉन्स के ऊपर जो टर्म डोमिनेट करेगी वो टर्म होगी जो कि स्लो टर्म होगी, जो स्लोली डिके करेगी। और जो टर्म क्विकली डिके करेगी वो टर्म तो ज़रा गायब हो जाएगी फटाफट, तो डोमिनेट नहीं करेगी वो रिस्पॉन्स को। सो अभी हम देखेंगे कि डोमिनेट करने का क्या मतलब है, बट मैं आपको चलिए अभी आंसर बता दिया कि कौन से जो पोल्स हैं वो डोमिनेट होंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है कि अगर ज़ीरोज़ भी हों सिस्टम में, अभी तक तो हम पोल्स की बात करते आए थे, बट याद कीजिए हमने कहा था पोल्स भी होती हैं और ज़ीरोज़ भी होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा ज़ीरोज़ को भी देखते हैं हायर ऑर्डर सिस्टम्स के साथ ही कि ज़ीरोज़ किस तरह से रिस्पॉन्स को चेंज करती हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। देयर आर टू ट्रांसफर फंक्शंस, एच वन इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एच टू इज़ अनदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इनमें से कौन से सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम है? ऑफ कोर्स यू कैन क्लियरली सी कि इस सिस्टम को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे एच टू को, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन छोटा हो जाएगा। सो 1/10 इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, इसका सॉरी टाइम कांस्टेंट 1/10 होगा, इसका टाइम कांस्टेंट 1 होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि ठीक है, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। सो एच वन को अगर आप प्लॉट करिए तो एच वन को आप देख सकते हैं कि इसका टाइम कांस्टेंट लेट्स से स्मॉल है काफ़ी। एच टू का अगर आप टाइम कांस्टेंट देखें, सॉरी इसका टाइम कांस्टेंट बड़ा है, एक स्लोली सेटल कर रहा है। इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम है। सो इसका टाइम कांस्टेंट जब कम है, इट मीन्स कि ये ज़रा जल्दी सेटल हो जाएगा, रिस्पॉन्स जाके वन को अप्रोच कर जाएगा अगर हम एक स्टेप रिस्पॉन्स लेंगे तो। अच्छा, अब हम हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है ना, वो ना एच वन है ना एच टू है। जो एक्चुअल सिस्टम है उसमें दोनों पोल्स हैं, एच वन का पोल भी है और एच टू का पोल भी है। तो आप यूँ समझ सकते हैं हमारा एक्चुअल सिस्टम इज़ अ सिस्टम जिसके अंदर एच वन एंड एच टू आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब जब एच वन एंड एच टू सीरीज़ में होंगे तो उनका ऑफ कोर्स ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन एच वन टाइम्स एच टू होगा, तो उसमें दोनों पोल्स हो जाएंगे। तो अब वो दोनों पोल्स का रिस्पॉन्स एच वन जैसा लगेगा या एच टू जैसा लगेगा? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिस्पॉन्स डोमिनेट कौन सा करेगा, वो रिस्पॉन्स एच वन का डोमिनेट करेगा। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है इट वुड लुक लाइक एच वन। तो अगर आप नोट कीजिए, ये रेड लाइन में एच वन है एंड ब्लैक लाइन में एच वन टाइम्स एच टू है। तो अगर आप देखिए दोनों रिस्पॉन्स काफ़ी करीब है और एच टू का रिस्पॉन्स काफ़ी डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों रिस्पॉन्सेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में जब आपका ओवरऑल सिस्टम है एच वन टाइम्स एच टू, उसमें जो रिस्पॉन्स डोमिनेट कर रहा है वो एच वन का रिस्पॉन्स डोमिनेट कर रहा है। एच वन का रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है, एच टू का रिस्पॉन्स जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा यूँ भी समझ लीजिए कि लेट्स से
दो टाइम कांस्टेंट्स के ऊपर जब स्लोअर चीज़ होती है तो हम लेट्स से और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हम उसको लेते हैं। तो हम यूजुअली गिव एन एग्जांपल पीपल के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनके अंदर काम किस तरह से होता है कि आपकी एक फ़ाइल है, उसने पहले एक बंदे के पास आना है, फिर दूसरे बंदे के पास आना है। सो योर सिस्टम इज़ दैट ऑफिस। उसके अंदर पहले एक काम होगा और दूसरा बंद। तो अब जो दोनों बंदे हैं ना जिन्होंने साइन करने हैं उसके ऊपर, उनमें से पहला बंदा तो 2 मिनट में साइन कर देता है और दूसरा बंदा 3 दिन लेता है। सो अब आप देखिए कि आपके ख़्याल में उस सिस्टम का जो सरकारी अफसर जो सरकारी दफ्तर का जो आप देखें ट्रांसफ़र फंक्शन हम लें, दोनों बंदों का अलग से ट्रांसफ़र फंक्शन लें, तो जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो है लाइक लेट्स से 3 दिन और साथ में 2 मिनट। और जो इंडिविजुअली लें तो एक का 2 मिनट है और एक का 3 घंटे है। तो आप देखें कि इनमें से कौन सा रिजेंबल कर रहा है रिस्पॉन्स, डोमिनेट कर रहा है इफेक्ट। वेल ऑफ कोर्स फॉर यू इट इज़ एसेंशली लेट्स से आप कह सकते हैं कि 3 दिन ही लग रहे हैं बिकॉज 2 मिनट तो मैटर नहीं कर रहे जब आप 3 दिन साथ में ले रहे हैं। तो द स्लोएस्ट रिस्पॉन्स अफेक्ट्स यू द मोस्ट। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक मैं एनालॉजी आपको दे रहा हूँ, बट अदरवाइज इट इज़ समथिंग सिमिलर कि आपके रिस्पॉन्स ने दोनों सिस्टम्स में से गुजरना है। पहले में से वो जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन पहले से जल्दी गुजर भी जाए तो दूसरे में से तो उसने स्लोली गुजरना है। अब वो मैटर नहीं करता कि आप उसका ऑर्डर क्या है, कि पहला सिस्टम लेट्स से चाहे आप H1 को पहले लगा लें सीरीज़ में, चाहे आप H2 को पहले लगा लें, चाहे आप रिवर्स कर लें। इसेंशली जो स्लोएस्ट सिस्टम है दैट विल डिटरमिन द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? तो इसलिए हमारा H2 इज़ नॉट डोमिनेंट, इन फैक्ट H1 इज़ डोमिनेंट। H2 तो बड़ा क्विक है, आप H2 जब H1 से गुजर जाएंगे तो H2 तो समझे काम हुआ हुआ है। तो इसलिए H2 इज़ नॉट डोमिनेंट, H1 इज़ डोमिनेंट। अब थोड़ा और आगे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास H1 वही है, H2 हमारे पास अब एक ज़रा सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन है। एंड इस सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर भी अगर आप देखें तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा क्विक है। इट ऑसिलेट्स अ लिटिल, इट इज़ स्लो टू कन्वर्ज, बट इट इज़ वेरी क्विक टू ऑसिलेट। तो इसमें भी आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो रिस्पॉन्सेज हैं H1 का और H1 टाइम्स H2 का, ये दोनों सिमिलर हैं। मतलब बड़ा मुश्किल है इनको डिस्टिंग्विश करना आपस में। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ कि ये वाला जो H1 है इसका पोल ओरिजिन से करीब है, H2 का पोल ओरिजिन से दूर है। एक तो ये -3 वाला पार्ट भी है इसमें, बट ये इसमें जो दूसरा पार्ट है ये तो बहुत ही दूर ले जाता है। सो ओवरऑल आप इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वो जो डिस्टेंस बनेगा विच विल मेजर कि ओरिजिन से कितनी दूर है ये वाले पोल्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम दूर वाले पोल्स को इग्नोर कर देंगे, ओरिजिन के करीब वाले पोल को रख लेंगे। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि द रिस्पॉन्स ऑफ माई होल सिस्टम कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द डोमिनेंट रिस्पॉन्स विच इज़ H1। H1 से ही हम कह सकते हैं, मैं H2 को इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर ये एक और सिस्टम है जिसके अंदर अब क्या हुआ है कि मेरे पास रियल पार्ट तो लेट्स से छोटा है शायद H1 का, सॉरी रियल पार्ट है छोटा H2 का, जिसका मतलब है इट इज़ क्लोजर टू ओरिजिन इन एक्स एक्सिस ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, रियल लाइन के ऊपर। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्टेंस लें जिसका मतलब है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट का, इन दोनों को स्क्वायर लेके अंडर रूट कर लीजिए, तो ये डिस्टेंस बड़ा कम आता है, 1 स्क्वायर का अंडर रूट इज़ 1। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट करें तो दिस इज़ क्वाइट अ लॉट। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि आपने किस सिस्टम को इग्नोर करना है। वेल इसको इग्नोर करना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट इज़ H2। एंड किसको आपने कंसिडर करना है, दैट इज़ H1। तो मैं अगर आप देखिए H1 को प्लॉट करूं एंड H1 टाइम्स H2 को प्लॉट करूं, तो मैं देखता हूं कि दोनों रिस्पॉन्सेज में लेट्स से थोड़े विगल्स वगैरह तो आ रहे हैं, बट ओवरऑल को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब ये एक और एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने देखा है एक G1 एक ट्रांसफ़र फंक्शन है सेकंड ऑर्डर का, G2 इज़ अनदर ट्रांसफ़र फंक्शन सेकंड ऑर्डर का, उसके साथ एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मल्टीप्लाई हो रहा है। G3 इज़ अनदर सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसके इनफैक्ट द सेम सेकंड ऑर्डर सिस्टम, लेकिन इसके साथ अब जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मल्टीप्लाई हो रहा है वो इतने फास्ट टाइम कांस्टेंट का नहीं है। इसका टाइम कांस्टेंट कितना है 1/10, इसका टाइम कांस्टेंट कितना है 1/3। तो इसका टाइम कांस्टेंट कम हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि G1 को अगर हम प्लॉट करें दैट इज़ दिस। अब G2 जब इससे कंपेयर करेंगे G2 का प्लॉट दैट इज़ C2, तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा जो पोल एडिशनली मल्टीप्लाई हो रहा है सिस्टम के साथ, दिस इज़ अ फास्ट पोल, दिस इज़ अ पोल विद अ वेरी स्मॉल टाइम कांस्टेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारा रिस्पॉन्स इस सिस्टम से गुजरेगा तो उसको इस S+1/S+10 वाले सिस्टम से गुजरने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आप इसको देख लीजिए, ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर। बट अगर ये जो सेकंड सब सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर सब सिस्टम, इसका टाइम कांस्टेंट स्लो होता जाएगा, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम इसको
लेट्स से सेकंड ऑर्डर सिस्टम से गुजरते हुए लगेगी और कुछ और टाइम इसको लग जाएगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से गुजरते हुए, तो इसलिए ओवरऑल जो आपका सिस्टम है वो काफ़ी स्लगिश हो गया। सो यू कैन सी कि आपका रिस्पॉन्स स्लो हो गया। तो नाउ यू कैन सी कि इस केस में डोमिनेंट पोल बताना मुश्किल है, इस केस में इट इज़ ईजी। तो समटाइम्स डोमिनेंट पोल्स आर क्लियर, समटाइम्स वो ज़रा मिक्सड अप हुए होते हैं, बिकॉज अगेन उनका डिस्टेंस टू ओरिजिन जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर होता है। सो इन जनरल वी विल से कि जब एक पोल लेट्स से 5 टाइम्स ज़्यादा करीब है दूसरे पोल से, या दूसरा पोल 5 टाइम्स दूर है पहले पोल से, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से जो करीबी पोल है उसको हम कंसिडर कर लें, दूर वाले को इग्नोर कर लें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का G2 का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज़ G1। लेकिन हम ये केस G3 के बारे में नहीं कह सकते, G3 का सेम ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं है। वेल एग्जैक्टली तो ये भी नहीं है, बट इन दोनों के रिस्पॉन्सेज प्लॉट करें तो सिमिलर हैं, इसका प्लॉट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर से सिर्फ डोमिनेंट पोल्स को रख लेते हैं, बाकी पोल्स को इग्नोर कर देते हैं ताकि सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। तो दिस इज़ द आइडिया, एंड ये हम सिंप्लीफिकेशन तभी कर सकते हैं जब एटलीस्ट वन सेट ऑफ पोल्स और वन पोल्स इज़ एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स क्लोजर टू ओरिजिन दैन अदर। तो फिर जो क्लोजर होगा उसको रख लेंगे, दूर वालों को डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, ये भी अगेन एक पिक्चर है जो समथिंग सिमिलर बता रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि हमने जो स्पेसक्राफ्ट एटीट्यूड कंट्रोल की एग्जांपल ली थी, उसके अंदर ये उसकी ब्लॉक डायग्राम थी जिसका मैंने आपको कहा था कि आप अगर ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएंगे तो वो कुछ ये वाला बन जाएगा। तो ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ सिमिलर टू पीडी कंट्रोल बट नॉट एग्जैक्टली पीडी कंट्रोल। पीडी कंट्रोल जो ट्रू सेंस में होता है वो क्या होता है कि आप मेजरमेंट को मेजर करते हैं, रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, एंड उसके बाद के पी प्लस के डी एस आपने क्या करना है, एरर को के पी से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है किस चीज़ में, जब आपका सेम एरर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू के डी। ठीक हो गया, तो आपने इस तरह से करना। सो दिस इज़ पी डी कंट्रोल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अच्छा, अब हम इस पी डी कंट्रोल का अगर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करें तो वो हम ज़रा देखते हैं, इट बिकम्स दिस। इन दोनों में क्या फ़र्क है? वेल, डिनोमिनेटर इज़ द सेम, न्यूमरेटर में एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये जो फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है ये हमें क्या बता रहा है? वेल, दिस एक्स्ट्रा फैक्टर गिव्स यू अ ज़ीरो। वो ज़ीरो इसमें है, इस रिस्पॉन्स में पी डी कंट्रोल में, बट वो इस इनर आउटर लूप हम इसको कहते हैं, बिकॉज इसमें एक इनर लूप है और इसमें एक आउटर लूप है। तो इनर आउटर स्ट्रक्चर में ये ज़ीरो नहीं है, पी डी स्ट्रक्चर में ये ज़ीरो है। सो बेसिकली ज़ीरो का फ़र्क है, पोल्स दोनों के सेम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स में कोई फ़र्क है या नहीं। एक्चुअली फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो ये फ़र्क है कि आपका जो वेलोसिटी फीडबैक या इनर आउटर स्ट्रक्चर है उसके अंदर ज़ीरो नहीं है, तो उसका ये रिस्पॉन्स है। लेकिन जब पीडी कंट्रोल में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ गई तो ज़ीरो गिव्स यू एन एक्स्ट्रा किक इन द स्टार्ट। तो आप देखिए कि इसका स्लोप बड़ा ज़्यादा है, एंड आप अचानक से जाते हैं, इट ऑल्सो गिव्स यू एन ओवरशूट। जब एक्स्ट्रा किक मिलेगी तो इट यूजली लीड्स टू सम ओवरशूट, तो इसकी वजह से ये ओवरशूट ज़्यादा है। सो पी डी कंट्रोल का आप देख सकते हैं राइज टाइम कम है लेकिन इसका ओवरशूट है। ऑन द अदर हैंड इनर आउटर इज़ स्लो बट इसका ओवरशूट कम है। सो ये एक एक्स्ट्रा ज़ीरो की वजह से ये डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो आइडिया जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये कि ज़ीरो से क्या इफेक्ट आता है, एक्स्ट्रा किक मिलती है स्टार्ट में, स्टेबिलिटी चेंज नहीं होती, बिकॉज स्टेबिलिटी याद रखिएगा, स्टेबिलिटी इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द पोल्स, एंड पोल्स जब तक आप मूव नहीं करेंगे थ्रू फीडबैक तब तक आपकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये थोड़ी सी उसकी डेमोस्ट्रेशन है कि कैसे इफ ज़ीरो का इफेक्ट आता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए, टी जी क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है ज़ीरो का, ये एस साथ में हमारा वेरिएबल है +1, और ये अपने ट्रांसफर, यानी कोई आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन था सी ऑफ एस, या रिस्पॉन्स था, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स था सी ऑफ एस, उसके साथ आपने ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पहले सी ऑफ एस का रिस्पॉन्स था कोई, अब आप ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर रिस्पॉन्स उसके साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों चीज़ों को खोल लेते हैं। सो जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा टी जी टाइम्स एस सी ऑफ एस प्लस सी ऑफ एस। तो ये सी ऑफ एस तो वही वाला रिस्पॉन्स है, पुराना रिस्पॉन्स, उसमें एक एडिशनल कॉम्पोनेंट ऐड हो रहा है। और वो एडिशनल कॉम्पोनेंट क्या है, मेरा ख्याल है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले नहीं बताया तो अब देख लीजिए कि एस ऑपरेटर इज़ डिफ्रेंसिएशन इन लैप्लास डोमेन, एंड अगर डिवाइड कर दें आप किसी पोलिनोमियल को एस से तो दिस मीन्स इंटीग्रेशन इन लैप्लास डोमेन। तो आप
समझ सकते हैं कि एस टाइम सी का मतलब है कि दिस इज सी डॉट, ठीक है। तो दिस इज सी प्लस एस सी ऑफ एस, जो कि डिफरेंशियल है, लेट्स से डेरिवेटिव है सी ऑफ एस का, एंड दिस इज टी जी टाइम कांस्टेंट बता रहे हैं। टाइम कांस्टेंट अगर हम कहें कि अभी लेट्स से स्मॉल है या बड़ा है, उसको देख लेंगे। बट व्हाट हैपन्स इज के रिस्पॉन्स के अंदर ज़ीरो की वजह से एक डेरिवेटिव टर्म ऐड हो गई है, डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्स, एंड वो रिस्पॉन्स की टर्म का जो डेरिवेटिव है वो स्केल हो रहा है टाइम कांस्टेंट के साथ। तो ये देखिए कि अगर हमारे पास नो ज़ीरो वाला रिस्पॉन्स था तो वो कुछ ऐसा था। अब उसके साथ आपने क्या किया कि आपने ये क्या कहते हैं एक ज़ीरो डाल दिया। वो आपने ज़ीरो डाल दिया एंड उसका लोकेशन ज़ीरो की गिवन है टी जी के साथ, एंड मैंने आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ पोल या ज़ीरो को ट्रांसफ़र को टाइम कांस्टेंट से किस तरह मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ यू मल्टीप्लाई इट विद माइनस एंड उसको इन्वर्ट करना है। तो -10 का मतलब उसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/10। तो 1/10 इज़ अ स्मॉल टाइम कांस्टेंट, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सारी टर्म का। सो दिस टर्म इज़ द सेम, एंड ये जो टर्म है डेरिवेटिव वाली ये छोटी हो जाएगी बिकॉज स्मॉलर टाइम कांस्टेंट है हमारा। जो आप देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है रिस्पॉन्स में। इसी तरह से जब आपकी ज़ीरो ओरिजिन के करीब आती जा रही है, देखें ना, पहले लेफ्ट हाफ प्लेन में दूर है, अब ये करीब आती जा रही है। जब ये इसका रियल पार्ट कम होता जा रहा है, ये ज़ीरो आपकी ओरिजिन के करीब आती जा रही है, फिर आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ता चला जा रहा है। एंड जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे आपका ये जो डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्स आ रहा है इस टर्म में एडिशन होती चली जा रही है। तो आइडिया ये है कि ज़ीरोज़ फार्दर टू द लेफ्ट correspond to smaller time constant. This means it has less effect on the initial response. अच्छा, ज़ीरोज़ जब आपकी लेफ़्ट हाफ प्लेन में होंगी अच्छा, और उनका टाइम कांस्टेंट लार्जर होगा तो उनका इफ़ेक्ट इनिशियल रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी आप देख सकते हैं डोमिनेंट पोल्स की तरह है कि आप जितना करीब होंगे ओरिजिन पे उतना बड़ा इफेक्ट आएगा, जितना जितना आप ओरिजिन से दूर होते चले जाएगा आपका पोल आपका ज़ीरो, उतना इसका इफेक्ट कम से कम होता चला जाएगा। अगेन वो आपने रेफरेंस देख लिया उसका, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू टी जी। अच्छा, अब अगर आपका ज़ीरो राइट हाफ प्लेन में चला जाए तो फिर क्या होगा? राइट हाफ प्लेन में मतलब है कि आपका जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ रिस्पॉन्स के साथ, ये आप देखिए कि ये टाइम कांस्टेंट है ना, तो राइट हाफ प्लेन में जाके ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये लेफ्ट हाफ प्लेन में पॉजिटिव है, लेफ्ट हाफ प्लेन में ये नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो आपके रिस्पॉन्स में एक नेगेटिव टर्म ऐड हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ इट्स ओन डेरिवेटिव, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव टर्म ऐड होगी तो आपका रिस्पॉन्स ऊपर जा रहा होगा, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव टर्म है माइनस के साथ वो नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनिशियल किक आपको नीचे की तरफ मिलेगी। देर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम्स जिनके अंदर ये होता है कि आपकी राइट हाफ प्लेन में एक ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से आपका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर वो सीधा हो जाता है। और मैंने आपको क्लास में इसकी एग्जांपल दी थी कि बाइसिकल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना, उसके अंदर यूजली ये एक राइट हाफ प्लेन ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स जो ही आपका इनिशली नेगेटिव होता है। सिमिलरली एयरप्लेन्स के केस में भी ये होता है। तो ऑटोमोटिव एयरप्लेन के केस में दिस इज़ वेरी कॉमन लेट्स से एग्जांपल, जिसके अंदर आपका ज़ीरोज़ जो हैं वो राइट हाफ प्लेन में होती हैं और आपका इनिशियल रिस्पॉन्स वो नेगेटिव होता है। गोज़ इन द रॉन्ग डायरेक्शन फर्स्ट। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ ये देख लीजिएगा जो कि फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगी, जो मैं यूजुअली पूछता होता हूँ कि राइट हाफ प्लेन में अगर ओरिजिन के करीब होगा आपका ज़ीरो तो ज़्यादा फ़र्क होगा या दूर होगा तो ज़्यादा फ़र्क होगा? वेल आई लीव इट टू यू, मैं पूछूंगा कभी ना कभी। अच्छा, फिर अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की समरी ये है कि यू शुड लुक एट द डोमिनेंट पोल्स विच आर क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, लेकिन वो जो इफेक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है उसको मत भूलिए, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स ज़ीरोज़ अगर आपके ओरिजिन के स्पेशली करीब पड़े हुए हैं वो भी डोमिनेंट रिस्पॉन्स में ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो रिस्पॉन्स डोमिनेट करता है दैट इज़ क्लोजर टू ओरिजिन इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ये लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल्स एंड ज़ीरोज़ दोनों की बात हो रही है। अच्छा, तो वो डोमिनेट करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम अगर स्टेबल है तो आपको ओरिजिन के करीब करीब जितने भी पोल्स एंड ज़ीरोज़ पड़े हैं उनको देख लें, जो बहुत दूर है उनको भूल जाएं। दिस इज़ द टेक होम मैसेज। बाकी आप इसको एक नज़र अच्छे से देख लें, कुछ असाइनमेंट्स में मैं आपको प्रॉब्लम दे दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, ज़ीरोज़ का इफेक्ट देख लीजिए। ज़ीरोज़ का इफेक्ट ये है कि एक तो ज़ीरो अगर किसी पोल के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है ना तो उसके इफेक्ट को खा जाएगा।
इसको भी देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये देख लीजिए कि ट्रांसफ़र फ़ंक्शन में पोल और ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर न्यूमरेटर में भी कोई ज़ीरो है, न्यूमरेटर में भी वही पोलिनोमियल का पार्ट है, वही रूट है, तो वो दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर वो एग्जैक्टली एक जगह पे नहीं है बल्कि करीब करीब है, तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे का इफेक्ट ज़रा कम कर देंगे। अच्छा, ज़ीरो का एक और काम ये है कि अगर उसके आसपास कोई पोल ना पड़ा हो, तो वो इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा किक टू द सिस्टम्स रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि आपके सिस्टम की जो एक्सेप्टेबल डैम्पिंग एंड स्पीड ऑफ रिस्पांस अचीव हो रही है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो अचीव नहीं हो रही, तो फिर आपने उसको अचीव कैसे कराना है? वेल, यू कैन सी कि आइगन वैल्यूज़ या पोल्स में कितनी उनकी लोकेशन चेंज करें कि आपको एक्सेप्टेबल डैम्पिंग एंड स्पीड ऑफ रिस्पांस मिल जाएगी, एंड यू कैन देन अप्लाई द सेम, लेट्स से जो आइगन वैल्यू असाइनमेंट का हमने एल्गोरिदम देखा था और उसका मेथड देखा था स्टेट स्पेस के ऊपर, या हमने ट्रांसफर फंक्शंस पे भी देख लिया कि इनर एंड आउटर लूप लगा लें। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए इट्स सफिशेंट। तो इनर एंड आउटर लूप लगा कर आप उसको कर सकते हैं, या पीडी कंट्रोल लगा लेंगे इस तरह से। अच्छा, इफ़ देयर यस वही बात है, इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ नॉट गुड, यूज़ के पी के डी eigen value assignment or pole placement. Of course this only works with complete controllability. अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी का मसला याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ होता है स्टेट स्पेस में। जब आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शंस की, तो इसका तो मतलब ही आउटपुट ओवर इनपुट है। अगर कोई सिस्टम की आउटपुट कंट्रोलेबल नहीं होगी, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो जब आपका ट्रांसफर फंक्शन ज़ीरो की बजाय कुछ और है, तो इसका मतलब है कंट्रोलेबिलिटी आपका इशू नहीं है आपके सिस्टम का। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। इन सिस्टम के रिस्पॉन्सेज देख लें इन फॉर्मूलाए को देखते हुए, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इनको देख लें, फिर मैं आपको कुछ और असाइनमेंट्स दे दूँगा, तो वो फिर आप असाइनमेंट कर लीजिएगा। और ये कुछ चीज़ें कि आपको, जब मैं आपसे एग्ज़ाम वगैरह में चीज़ें पूछूंगा, तो यू मस्ट बी एबल टू प्लॉट द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली बड़ी जल्दी से आपको कर लेना चाहिए। अच्छा, वो इतना भी अप्रॉक्सीमेट ना हो, एक्सेस को लेबल करें, कुछ दो चार पॉइंट्स आप ज़रा एक्यूरेटली पॉइंट प्लॉट लेट से डॉट कर लें उसके ऊपर, और बाद में हाथ से उन पॉइंट्स को मिला दें। तो कुछ फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स वैसी होनी चाहिए, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही तुक्के मारते रहें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि एनालाइज़ करना है टाइम रिस्पॉन्सेस को, एंड आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके लोकेशन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ क्या है, ठीक है। इसमें आपने आइडिया ऑफ डोमिनेंट पोल्स को नहीं भूलना, ज़ीरोज़ को नहीं भूलना, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। तो आई गेस इफ़ यू कैन डू दिस, तो फिर हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देखेंगे, एंड उसको किस तरह से